इसमें इससे पहले की क्लास में हमने मेरे हिसाब से एनएफएसए और टीएफए जैसे बड़े मुद्दों को कवर किया था, है ना। तो वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए। अब उसके बाद हम जिन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं, ये भी पीटी और मेंस के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम जिस सिलेबस को, जिस सेगमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पीडीएस। हम सबसे पहले जानेंगे कि पढ़ना क्या है। तो आज हम शुरू करेंगे पीडीएस। पीडीएस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक या जन वितरण प्रणाली। जन वितरण प्रणाली आज हमारा टॉपिक ये होने वाला, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में इस पे से प्री में भी क्वेश्चन आए थे, मेंस में भी क्वेश्चन आया एक दो बार, 19 में भी आया था, 22 में भी आया था यहाँ से, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, ये पीडीएस क्या है ना। तो पीडीएस जो है यानी सार्वजनिक या जन वितरण प्रणाली, इसका अर्थ होता है कि सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला एक ऐसा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जिसमें लोगों को मुफ्त या एकदम न्यूनतम दाम पे राशन कार्ड धारकों को कुछ न कुछ अनाज या गैर अनाज जैसी कुछ वस्तुएं प्राप्त होती है। इसे हम लोग कहते हैं पीडीएस। पीडीएस बेसिकली एक संस्था जैसी है, ठीक है। तो पीडीएस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीडीएस में हम पढ़ेंगे कि पीडीएस क्या है, इसमें एफसीआई क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो कार्य करने की इसकी सिस्टम है, कार्य करने का इसका जो प्रणाली है वो क्या है। हम इस पे बात करेंगे कि एफसीआई का आर्थिक लागत मूल्य क्या होता है। हम बात करेंगे इसी टॉपिक में कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक समझने के बाद हम समझेंगे कि भारत में पीडीएस का विकास कैसे हुआ है। जब विकास देखेंगे तो उसके बाद हम पीडीएस के लाभ देखेंगे, हम पीडीएस के क्या चुनौतियां हैं ये देखेंगे, चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं हम ये समझेंगे। पीडीएस वाले टॉपिक में ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम कवर करेंगे ओएनआरसी का। ओएनआरसी क्या होती है, वन नेशन एंड वन राशन कार्ड, ठीक है। इस पर बात करनी है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हम इस पूरे टॉपिक में, उस पूरे सेशन में कवर करेंगे। तो पीडीएस समझने से पहले हमें सबसे पहले एफसीआई से बात शुरू करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफसीआई। एफसीआई क्या है, तो एफसीआई को हम लोग बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश में एफसीआई, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम क्या है ये, तो आइए समझते हैं इसको। भारतीय खाद्य निगम को, भारतीय खाद्य निगम, पीडीएस को समझने के लिए ये शुरुआती पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा कि भारतीय खाद्य निगम क्या है। अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो उसके बाद पीडीएस और इसको लिंक करना आसान होगा हमारे लिए। एफसीआई जो है, इसकी जो स्थापना हुई है, ये स्थापना इसकी हुई थी 1965 में, और क्योंकि ये एक सांविधिक निकाय है तो ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो ये हुआ था एफसीआई अधिनियम 1964। इसकी स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी एफसीआई अधिनियम 1964। इसी अधिनियम के थ्रू एफसीआई की स्थापना हुई 1965 में, ठीक है। एफसीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो इसका जो मंत्रालय है उसका नाम है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका मंत्रालय होता है बच्चों उपभोक्ता खाद्य मामले, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, ठीक है।
सार्वजनिक या जन वितरण एक ही बात है, आप यहाँ सार्वजनिक कहिए या जन वितरण कहिए, वो एक मतलब होता है उसका, ठीक है। तो इसी मंत्रालय के अंतर्गत आपका एफसीआई कार्य करता है। क्लियर हुआ? ठीक। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है? नई दिल्ली में है। और एफसीआई जो है, क्या ये किसी स्टेट के थ्रू काम करता है? नहीं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आइडिया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये जो उपक्रम है ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, ठीक है। क्या करता है एफसीआई? एफसीआई के कार्य क्या है? तो इसके कुछ मेजर कार्य हैं जिन्हें हम यहां समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे कि एफसीआई क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहला कार्य करता है कि एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीद करके ये उसका भंडारण करता है, ठीक है। ये इसका सबसे बेसिक काम है। तो ये क्या करेगा? एमएसपी पर किसानों से अनाज खरीदेगा और अनाजों का क्या करेगा? अधिग्रहण करेगा, उसका भंडारण करेगा, प्लस भंडारण। ये इसका प्रमुख कार्य है। इसी के साथ साथ देश भर में अगर कहीं भंडार गृह है तो उस भंडार गृहों का निर्माण कराना या उसका संचालन कराना इसका दूसरा मुख्य कार्य है। तो अगर एफसीआई के हम दूसरे मुख्य कार्य पर फोकस करें तो इसका कार्य है देश भर में जो भंडार गृह है, भंडार गृहों का ये या तो संचालन करेगा और नए भंडार गृहों का ये निर्माण करेगा। ये इसका दूसरा मेजर कार्य है। अगर हम तीसरे मेजर कार्य पर इसके ध्यान दें, जो आगे का हमारा टॉपिक होने वाला है, तो वो है बफर स्टॉक, ठीक है। यानी ये बफर स्टॉक को सुनिश्चित करता है। आगे हम अभी समझेंगे कि बफर स्टॉक क्या है। ये बफर स्टॉक को सुनिश्चित करता है। तो एफसीआई के ये प्रमुख कार्य है। एफसीआई क्या है? इसका एक पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गया। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। 1965 में इसकी स्थापना हुई है और एफसीआई अधिनियम 1964 के एक्ट के थ्रू हुई है। और अगर इस एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई है तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एफसीआई कैसी ये संस्था है। तो ये एक सांविधिक संस्था है, सांविधिक बॉडी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मंत्रालय कहाँ है? किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है? तो उपभोक्ता मामले एवं जन वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। जन वितरण मंत्रालय कहिए या इसको सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कहिए, ठीक है। इसी के अंतर्गत ये कार्य करता है। ये केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, ठीक है। और एफसीआई के प्रमुख कार्य क्या है? तो एफसीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो तो ये तीन है। कौन कौन से? एमएसपी पर, एमएसपी क्या होता है अभी हम आगे बात करेंगे। एमएसपी पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एमएसपी। इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब किसानों को सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक पैसे का एक छोटा सा, ये कह सकते हैं कि उसके लिए ये एक छोटी सी सुविधा है जिससे उनकी खेती जो है आसानी से हो सके, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एमएसपी पर अनाज किसानों से खरीदेगा एफसीआई और उसका भंडारण करेगा, उसका अधिग्रहण करेगा, ठीक है। दूसरा कार्य ये है कि भंडार गृह, जहां पे भंडार गृह क्या होते हैं आप लोग शायद समझ रहे होंगे ना। हाँ, जहां अनाजों का अधिग्रहण किया जाता है वो जगह भंडार गृह होते हैं। तो भंडार गृहों का या तो ये संचालन करेगा या तो ये निर्माण कराएगा। और इसका अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो है बफर स्टॉक को सुनिश्चित करना। स्पष्ट है यहां तक की बातें? ठीक है। अब 2014 में एक समिति बनी, और वो समिति क्यों बनी? तो वो समिति इसलिए बनी ताकि एफसीआई का जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को हम रिस्ट्रक्चर कर सके, पुनर्संरचना के लिए इसके लिए एक समिति बनी 2014 में, ठीक है। तो 2014 में जो समिति बनी, उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है शांता कुमार समिति। शांता कुमार समिति, ठीक है, ध्यान रखना है। शांता कुमार समिति क्यों बनी है? शांता कुमार समिति 2014 में एफसीआई के
पुनर्संरचना के लिए बनी है कि इसमें हमें क्या सुधार करने चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2014 में शांता कुमार समिति बनी। अब इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए एफसीआई के लिए। तो देखिए समिति के सुझाव क्या थे। शांता कुमार समिति के सुझाव। शांता कुमार समिति के सुझाव। समिति के सुझाव। शांता कुमार समिति ने जो पहला सुझाव दिया वो ये दिया कि पीडीएस में यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है कि आप लोग गांव में जनरली अपने कोटे से राशन लेते होंगे ना। हाँ वही, तो उसमें आपको दाल चावल गेहूं चने है ना, ये सब मिलता होगा। ठीक है, तो शांता कुमार समिति ने जो सबसे बड़ा सुझाव दिया, सबसे पहला सुझाव दिया वो यही दिया कि पीडीएस में जो हम अनाज देते हैं, हम अनाज ना दे करके इसकी जगह पर हम उनको नकद दे दें। ठीक है, शांता कुमार समिति का पहला सुझाव कि अनाज ना दे करके अनाज के बदले हम उन्हें कुछ नकद पैसा दे दें। इससे क्या होगा कि उनकी कुछ अन्य जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। ठीक है, तो पहला सुझाव ये दिया। दूसरा सुझाव ये दिया कि जब एफसीआई अनाजों का अधिग्रहण करती है तो केंद्र सरकार को उन्हीं राज्यों को यह कार्य सौंपना चाहिए जिन राज्यों के पास अधिग्रहण संबंधी सभी प्रकार का स्ट्रक्चर अवेलेबल हो। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि एफसीआई जब अनाजों का अधिग्रहण करे तो यह कार्य वही स्टेट करे, वही राज्य करे जिन राज्यों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाया जाए। मतलब जिन राज्यों के पास आधारभूत संरचना है, और ये आधारभूत संरचना बेसिक आधारभूत संरचना नहीं, अधिग्रहण संबंधी आधारभूत संरचना। ठीक है, अनाजों के अधिग्रहण के लिए जिस आधारभूत संरचना की जरूरत है वो संरचना जिस राज्य के पास है उसी राज्य को अधिग्रहण का कार्य सौंपना चाहिए। किसी भी राज्य को अनाजों का अधिग्रहण करने के लिए, अनाजों को एकत्रित करने के लिए सभी कार्य नहीं सौंपने चाहिए, सभी राज्यों को नहीं सौंपने चाहिए। ठीक है, जिनके पास इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है केवल वही राज्य अगर ये काम करें तो बेटर काम कर पाएंगे। शांता कुमार समिति का ये अगला सुझाव था। इसके बाद शांता कुमार समिति ने बताया अगला सुझाव ये कि पीडीएस सिस्टम में या एफसीआई में जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस में ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर यूज करना चाहिए, यानी कंप्यूटरीकरण पर जोर। जैसे आप लोग जाते होंगे ना आजकल जब अनाज लेने के लिए, हाँ तो आप लोग देखते होंगे फिंगरप्रिंट लगता है, आपके नंबर पे मैसेज आता होगा, ये सारी चीजें हो रही है ना प्रेजेंट टाइम में। तो ये शांता कुमार समिति की ही देन है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शांता कुमार समिति का अगला सुझाव ये था कि पीडीएस में यानी अनाजों के वितरण में सरकार को कंप्यूटर पर ज्यादा जोर देना चाहिए, यानी कौन अनाज ले रहा है कौन अनाज नहीं ले रहा है इन सब का रिकॉर्ड सरकार के पास हो। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, कोटेदार अनाजों में धांधलीबाजी नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट हो रही चीजें। शांता कुमार समिति का जो अगला सुझाव था वो ये था कि एफसीआई जो है ये शीत भंडार गृहों का यानी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करे। शीत भंडार गृह क्या होता है? शीत भंडार गृह ये होता है जिसमें फल और सब्जियां भी लंबे टाइम के लिए सेव रखी जा सके, सुरक्षित रखी जा सके, है ना। तो जो शांता कुमार समिति है उसका कहना यह है कि एफसीआई केवल भंडार गृहों का निर्माण ना करे
अगर वो भंडार गृह का निर्माण कर रहे हैं तो उसके साथ साथ होनी चाहिए कि वो शीत भंडार गृह का निर्माण कर रहे हैं। इससे सिर्फ अनाज में दाल चावल गेहूं ही नहीं, बल्कि अगर कुछ बागानी फसल भी है तो हम उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक। तो ये शांता कुमार समिति एफसीआई के रीस्ट्रक्चर पर अपने सुझाव रखती है, जिसमें से हमें कुछ चेंजिंग देखने को आजकल के टाइम में मिल गए हैं। स्पष्ट हुआ? अब इसके बाद हमें समझना होगा कि एफसीआई का ये आर्थिक लागत क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एफसीआई का आर्थिक लागत क्या होता है? एफसीआई के आर्थिक लागत से ही 2019 में पीटी में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए एफसीआई का आर्थिक लागत, आर्थिक लागत देखिए, यानी इसका मतलब ये हुआ, इस हेडिंग का मीनिंग ये है कि एफसीआई में कितना खर्चा लगता है। ठीक है, पूरे संचालन में कितना खर्चा बैठता है एफसीआई में, वही समझना है यहाँ पे। ठीक, तो अगर हम एफसीआई के लागत के बारे में बात करें तो एफसीआई की लागत में 3 एलिमेंट काम करते हैं। पहला एलिमेंट जो है, यानी अगर हम एक फॉर्मूले के तौर पे देखें ना, तो एफसीआई का जो आर्थिक लागत होता है ये होता है खरीद मूल्य प्लस खरीद लागत प्लस वितरण लागत। वितरण, ये 3 फैक्टर्स मिल करके एफसीआई की पूरी आर्थिक लागत को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है कि खरीद मूल्य क्या होता है, फिर समझना है कि आर्थिक लागत क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि वितरण लागत क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो एफसीआई का जो आर्थिक लागत होता है वो खरीद मूल्य से, खरीद लागत से और वितरण लागत से पूरा होता है। ठीक है, यानी वितरण करने में जितना लागत लगा है, खरीदने में जो लागत आई है, केवल खरीद में जो वैल्यू लगी, मतलब जैसे कोई वस्तु खरीदेंगे आप तो केवल उसका कॉस्ट पे करना। कोई वस्तु, जैसे ये मार्कर अगर 5 रुपए का है, मैं ये मार्कर सिर्फ खरीद रहा हूं तो ये उसका खरीद मूल्य होता है। लेकिन मैं बाइक से गया, इसको लेकर के आया, बाइक में तेल का भी तो पैसा ऐड हुआ भाई, इसको लाने में तेल का भी तो खर्चा लगा। जब मैं तेल के खर्चे वगैरह भी इंक्लूड करूंगा तब वो खरीद लागत बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसका कॉस्ट कितना है, फिर उसका खरीद लागत कितना है, फिर वितरण लागत कितना है। जब हम तीनों को आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तब हमें पता लगता है कि एफसीआई का आर्थिक लागत कितना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि खरीद मूल्य क्या होता है। खरीद मूल्य, जिसे एक नाम और दिया गया है, इसे वसूली कीमत भी कहा जाता है। खरीद मूल्य को एक और नाम दिया गया है, वसूली कीमत। हाँ भाई, वसूली भाई, ये वसूली कीमत होता है। ठीक है, अब वसूली कीमत कौन सा कीमत होता है भाई? एफसीआई किसानों से जो अनाज खरीदती है ना, तो जिस कीमत पर एफसीआई किसान से अनाज खरीदे, किसान से अनाज खरीदे, ठीक है, एफसीआई किसान से अनाज जिस मूल्य पर खरीदता है, वही मूल्य जो होता है वो आर्थिक लागत होता है। बात समझ में आई? ठीक, तो वह मूल्य जिस पे एफसीआई किसानों से अनाज खरीदेगा वह मूल्य कहलाएगा वसूली कीमत या खरीद मूल्य। खरीद मूल्य में 2 फैक्टर शामिल होते हैं। एक तो उसमें एफसीआई जब खरीदती है तो किसानों को वो 2 मूल्यों का योग देती है। एक्चुअली कौन कौन से 2 मूल्य उसको पे करती है? तो पहला एमएसपी भी चुकाती है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ये जो एफसीआई है ये किसानों को पे करती है। इसके साथ साथ कुछ बोनस भी देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि खरीद मूल्य में एमएसपी और बोनस दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आई बात? खरीद मूल्य क्या होता है? खरीद मूल्य को वसूली कीमत भी कहेंगे हम लोग। और एफसीआई किसान से जब अनाज खरीदेगा तो जितने मूल्य पर खरीदेगा
ठीक है, जिस मूल्य पर खरीदेगा उसी मूल्य को हम लोग कहते हैं खरीद मूल्य। एकदम क्लियर हुआ? ठीक। ये जो खरीद लागत है इसका दूसरा नाम है प्रापण प्रासंगिक प्रभार। प्रापण प्रासंगिक प्रभार, इसे खरीद लागत कहा जाता है। खरीद लागत प्रापण प्रासंगिक प्रभार के नाम से भी जाना जाएगा। और ये है क्या, जैसे एग्जांपल से बात समझते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि जब मैं ये मार्कर खरीदूंगा तो भाई मैं अगर खरीदने जा रहा हूं इसको तो दुकान पे जाऊंगा, दुकान पे गया तो मेरे गाड़ी का तेल भी खर्च हुआ वहां पे, वो पैसा भी जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो खरीद मूल्य ही क्या बन जाएगा, खरीद लागत। बात समझ में आई? ठीक। तो इसमें शामिल क्या क्या होता है? इसमें शामिल होता है परिवहन का लागत। मतलब सामान आपने खरीदा, उसको एक जगह से दूसरी जगह करेंगे तो उसमें आप परिवहन यूज करेंगे, ठीक है, तो परिवहन का लागत। फिर आप इसको कहीं स्टोर करके रखेंगे यानी भंडारण का लागत, ठीक है। और जब भंडारण आप कहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे एक जगह तो एकत्रित हो नहीं जाएगा, उसमें कुछ श्रमिक भी लगेंगे तो श्रम लागत, उसमें कुछ हो सकता है ढोने में इधर उधर लगा, ठीक है, तो श्रम लागत या उसको ढुलाई लागत, ये सारे कारक इसमें शामिल होते हैं। बात समझ में आई? ठीक। वितरण लागत क्या होता है? तो वितरण लागत बड़ी सिंपल सी चीज है, आप समझ पा रहे होंगे इसको, कि अनाजों के जब वितरण करने का प्रोसेस चलता है तो अनाजों के वितरण में जो परिवहन कॉस्ट आता है, जो ढुलाई का कॉस्ट आता है, तो ढुलाई वगैरह में, परिवहन वगैरह में जो नुकसान होता है, इस नुकसान को शामिल किया जाता है। बात समझ में? ठीक है। तो वितरण लागत में क्या होता है? वितरण लागत में अनाजों का, जब अनाजों के वितरण में, परिवहन में या ढुलाई में, इन सब में जो नुकसान होता है, वो नुकसान जो होता है वो वितरण लागत में ऐड होता है। बात समझ में? ठीक। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे एफसीआई का जो आर्थिक लागत होता है वो खरीद मूल्य प्लस आर्थिक लागत प्लस वितरण लागत से, तीनों के योग से पूरा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसी के अंतर्गत समझने जा रहे हैं, बफर स्टॉक। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि बफर स्टॉक की कहानी क्या है। आइए देखते हैं। हाँ, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, देखो बफर स्टॉक है क्या, तो वो जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बफर स्टॉक जो है ये स्टार्ट कब हुआ। तो जो बफर स्टॉक है ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक चली थी, 1969 से 1974 तक, ठीक है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो इस टाइम में चली थी। तो इसी ड्यूरेशन में बफर स्टॉक का कंसेप्ट लोगों के सामने आया था। बात समझ में आई? ठीक। इसका पर्पस क्या है, बफर स्टॉक क्यों चाहिए? तो बफर स्टॉक का जो मूल मोटिव है वो ये है कि अनाजों का जो अनाज है, और अनाज में भी बेसिकली क्या, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, अनाज जो है इसका जो अधिशेष संग्रहण है वो एफसीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक। अगर देश में कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए तो उस आकस्मिक परिस्थिति में लोगों के पास खाने पीने की एक सुविधा रह सके, सरकार उसको प्रोवाइड करा सके, उसी के पर्पस से बफर स्टॉक बनाया गया। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। तो बफर स्टॉक क्यों बनाया गया? बफर स्टॉक इसलिए बनाया गया कि अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति आती है तो उस आकस्मिक परिस्थिति, मतलब जैसे युद्ध हो गया, अकाल हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई महामारी हो गई, अगर ये कंडीशन कहीं आ रहे हैं तो लोगों के पास खाने की सुरक्षा रह सके, इसके लिए बफर स्टॉक का कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है। अभी जो भारत में बफर स्टॉक का निर्धारण है, ये निर्धारण कैसे होता है?
तो भारत में बफर स्टॉक का जो निर्धारण है ये आर्थिक मामलों की जो संसदीय समिति होती है, ये संसदीय समिति करती है और ये तिमाही आधार पे करती है। बात समझ में आई? हाँ, बफर स्टॉक का जो निर्धारण होगा, निर्धारण का मतलब कि कितना क्वांटिटी रखा जाए सेव करके ऐसी परिस्थितियों के लिए, इसका निर्धारण। तो बफर स्टॉक का जो निर्धारण होता है, ये निर्धारण कौन करेगा? तो ये निर्धारण एक संसदीय समिति करेगी। और किसकी संसदीय समिति? तो जो आर्थिक मामलों की संसदीय समिति होती है वो करती है। आर्थिक मामलों की संसदीय समिति बफर स्टॉक का निर्धारण करेगी। ठीक है, और ये निर्धारण ध्यान रखना होगा तिमाही आधार पर किया जाता है। ठीक है, बफर स्टॉक का निर्धारण हमेशा तिमाही आधार पर ही होगा। और कौन करेगा? तो ये एक संसदीय समिति करती है और ये संसदीय समिति आर्थिक मामलों की संसदीय समिति होती है। स्पष्ट? ठीक है, देखिए बफर स्टॉक का जो संचालन होता है ये एफसीआई ही करता है। समझ में आ रही है? बफर स्टॉक का संचालन कौन करता है? तो बफर स्टॉक का संचालन करता है एफसीआई। ठीक है, ये करती है बफर स्टॉक का संचालन। अब जो भारत में अगर हम बफर स्टॉक देखें तो बफर स्टॉक कुल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्यशील बफर स्टॉक और दूसरा होता है रणनीतिक बफर स्टॉक। ठीक है, एक है कार्यशील बफर स्टॉक और दूसरा होता है रणनीतिक बफर स्टॉक। ये दो प्रकार के बफर स्टॉक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कार्यशील बफर स्टॉक के बारे में हम समझें तो इसका मतलब क्या होता है? तो कार्यशील बफर स्टॉक जो होता है, जैसे देश में अभी हमने पीछे पढ़ा एनएफएसए कार्यक्रम है ना, और एनएफएसए कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलती है। तो इन कल्याणकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त गेहूं और चावल को अधिशेष रखा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो कार्यशील बफर स्टॉक में सरकार देश में चलाए जा रहे एनएफएसए कार्यक्रम या जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, इनके अतिरिक्त गेहूं और चावल को क्या करेगी? ये अधिशेष को रखती है। बात समझ में आई? यानी हम कह सकते हैं कि कार्यशील बफर स्टॉक में सरकार क्या करेगी? जो देश में एनएफएसए चल रहा है या इससे रिलेटेड कोई भी अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम है, कोई भी कल्याणकारी अगर कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रमों के अतिरिक्त इनमें तो जो यूज हो रहा हो इनके अतिरिक्त ये क्या करेगी? अनाजों को, और अनाज में मैंने बताया खासकर क्या, गेहूं और चावल, अनाज के अधिशेष को रखेगी ये। बात समझ में आई? ठीक है, और रणनीतिक में क्या होता है? तो रणनीतिक वाली कहानी में कि ये होता है कि इस बफर स्टॉक में हमारे पास गेहूं इतना होना चाहिए, चावल इतना होना चाहिए, इस पर्पस से काम होता है। ठीक है, जैसे एक मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, उस स्ट्रक्चर से आप बात समझ जाएंगे। जनरली क्या होता है? किसान है, किसान ने अनाज उगाया। जब किसान ने अनाज उगाया तो उसने उत्पादन किया खेत में, उसने खेत में उत्पादन किया किसका? गेहूं का और चावल का। ठीक, अब गेहूं और चावल को एफसीआई ने खरीदा, गेहूं और चावल को एफसीआई ने खरीद लिया। और एफसीआई कैसे खरीदेगी? एमएसपी पर प्लस बोनस पर, क्या कह सकते हैं उसको? वसूली कीमत पर। एमएसपी पर ही तो ये खरीदेगी, एमएसपी पर, या इसको और अच्छे में कहें तो ये वसूली कीमत पे खरीदेगी एफसीआई कीमत। एफसीआई ने वसूली कीमत पर किसानों से यानी फार्मर से ये जो गेहूं है और जो चावल है इसको खरीद लिया। अब एफसीआई क्या करेगी? उसका भंडारण करेगी।
गेहूं और चावल को जगह पर, किसी जगह पर इकट्ठा करके सुरक्षित रखेगी। अब भंडारण में ये दो जगहों पे यूज होगा। भंडारण में ये किन किन जगहों पे यूज होगा? तो भंडारण में ये यूज होता है दो जगहों पे। पहला, जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उन जगहों पे ये यूज होता है। और दूसरा कहाँ यूज होगा भाई साहब? तो दूसरा यूज होता है ये अधिशेष के रूप में। ठीक है, तो पहला यूज होगा ये जो एनएफएसए जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम है इन कार्यक्रमों में यूज होता है। और दूसरा अधिशेष में, यानी कुछ हिस्सा बचा करके इसको रखा जाएगा, अधिशेष में ये यूज होगा। अब अधिशेष में ये अनाज कैसे? तो अधिशेष के तौर पे जो रहता है वही जाता है बफर स्टॉक में। कहा जाएगा ये? बफर स्टॉक में। अब बफर स्टॉक से ये कैसे यूज होता है? तो ध्यान रखना, बफर स्टॉक से ये अनाज एक तो आकस्मिक परिस्थितियों में, ठीक है, कोई आकस्मिक परिस्थिति आई तो उस आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए ये अधिशेष से में जो बफर स्टॉक है यहां से वो अनाज यूज होगा। बफर स्टॉक का ही कुछ हिस्सा जाएगा अगर जैसे जो कार्यशील है, ये कार्यशील स्टॉक में, कार्यशील स्टॉक में जाता है, बाकी बचा हुआ रणनीतिक में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरे का पूरा बफर स्टॉक या एफसीआई कार्य करती है पूरी तरीके से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां समझेंगे हम लोग कि बफर स्टॉक से हमको लाभ क्या क्या है। तो बफर स्टॉक के अगर हम लाभ के बारे में बात करें, इसके लाभ को समझें तो बहुत अहम लाभ दिखाई देगा आपको। जैसे सबसे पहले ये कि बहुत विकट परिस्थितियों में लोगों के पास खाद्य सुरक्षा रहे। जैसे कोविड का टाइम एक बहुत भयानक समय, और इस भयानक समय में भी लोगों के पास खाद्य सुरक्षा जैसी कोई चीज थी। बात समझ में आई? तो वो कैसे था? बफर स्टॉक के थ्रू था। अब ये दूसरी चीज क्या है कि बफर स्टॉक क्या करेगा, मार्केट में किसी भी चीज के प्राइस को बहुत ज्यादा हाई नहीं होने देगा। जैसे बीच बीच में आपने देखा है प्याज का या टमाटर का जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, तो मार्केट में किसी भी खाद्य वस्तु का जो मूल्य है, इनका मूल्य ये नियंत्रित रखेगा। मूल्य ये क्या रखेगा? नियंत्रित रखेगा। कैसे नियंत्रित रखेगा? जनरली क्या होता है कि अगर कोई चीज है, मान लो जैसे प्याज का एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे मार्केट में प्याज की भारी कमी हुई और डिमांड ज्यादा है, जब कमी हो जाएगी मार्केट में और डिमांड ज्यादा रहेगा तो ऐसे में उसका प्राइस जो होता बढ़ जाता है। यदि बफर स्टॉक में वो चीज अवेलेबल है तो जैसे ही मार्केट में ये चीज कम हुई, बफर स्टॉक से हम फिर अवेलेबल करा देंगे, तो उसका जो प्राइस एक बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ना था वो बढ़ नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बफर स्टॉक के बहुत महत्वपूर्ण लाभ हमें दिखाई देते हैं। अब समझो कि बफर स्टॉक में चुनौतियां क्या क्या है भाई? लाभ तो है इसमें, तो इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर बफर स्टॉक के हम चुनौतियों पर ध्यान दें तो इसकी चुनौतियां भी कम विकराल नहीं है, भरपूर विकराल। कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि भारत में कोई ऐसा भंडार गृह नहीं है जिसमें हम बहुत ज्यादा मात्रा में अनाजों का संचय कर पाए। ठीक है, यानी अगर एक पर्याप्त क्षमता वाले अगर हम भंडार गृहों की तलाश करें तो एफसीआई के पास नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो यहां पे जो स्टॉक का संग्रहण होता है, इस संग्रहण में दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहली चुनौती कहां दिखाई देती है? संग्रहण में। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त क्षमता के जो भंडारण है या फिर जो भंडार गृह है ये अवेलेबल नहीं है। हमारे पास पर्याप्त क्षमता के भंडार गृह नहीं है, इसीलिए समस्या। स्पष्ट हुआ? ठीक है, और दिक्कत होती है ना, हर साल आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा अनाज जो है हमारे भंडार गृहों से डिस्ट्रॉय होते हैं, नष्ट हो जाते हैं ना। कहीं आग लग जाता है, बारिश होती है तो बारिश में कितने अनाज भीग जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो वो एक चुनौती यहां देखने को मिलती है।
ये सब चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने क्या किया, 2015 में इसमें कुछ चेंजिंग किया बफर स्टॉक में। ठीक है, तो बफर स्टॉक में चेंजिंग ये हुई, इसके कुछ नियम में चेंजिंग हुई, और चेंजिंग ये हुई कि एफसीआई बफर स्टॉक में रखे अनाजों को आवश्यकता के अनुसार ओएमएसएस के माध्यम से बाजार में विक्रय करते। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमारे पास बहुत पर्याप्त क्षमता के भंडार गृह तो है नहीं, तो हमारी जितनी क्षमता है हम उस क्षमता के हिसाब से क्या करें, संग्रहण कर ले अनाजों का। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो अनाज बचते हैं उस अनाज को हम लोग ओएमएसएस इस सिस्टम से जो मार्केट है, मार्केट में हम अनाजों को बेचते हैं। ठीक है, अब ये ओएमएसएस क्या है, तो ओएमएसएस का मतलब होता है ओपन मार्केट सेल्स स्कीम, यानी ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ खुले बाजार बिक्री योजना, खुली बाजार बिक्री योजना। ठीक है, यहां एफसीआई क्या करती है, आवश्यकता के अनुसार उन क्षेत्रों में जहां गेहूं या चावल उत्पादन कम हो रहा है ना, किंतु मांग वहां ज्यादा है, तो उन जगहों पे एफसीआई क्या करती है, मांग को बढ़ने से रोकने के लिए ओएमएसएस का प्रयोग करती है। और इसके प्रयोग से वहां क्या होती है, जो गेहूं है या धान है इसकी बिक्री की जाती है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया ई नीलामी प्रक्रिया के थ्रू होती है। ठीक है, किसके थ्रू होती है, ई नीलामी प्रक्रिया के थ्रू होती है। आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये चुनौतियों को देखते हुए 2015 में सरकार ने जो बफर स्टॉक है इसके नियम में कुछ चेंजिंग किए। क्या चेंजिंग किए, बफर स्टॉक के नियम में चेंजिंग ये किया गया कि जो हमारे पास संचय है, जितना हमारे पास क्षमता है, हम उस क्षमता के हिसाब से अनाजों का भंडारण कर दें। इसके अतिरिक्त यदि हो रहा है या क्षमता के बराबर भी यदि हो गया है, तो हम क्या करें कि ओएमएसएस के थ्रू हमारे पास एफसीआई ने जो अनाज एकत्रित करके रखा हुआ है, जिसको अधिशेष करके रखा हुआ है, इसको उन जगहों पे पहुंचाए जिन जगहों पे धान या गेहूं चावल ये जो है, अगर इनकी डिमांड ज्यादा है, मांग कम है, तो वहां इनका प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ पाए, इसको कंट्रोल करने के लिए ई नीलामी प्रोसेस से यहाँ पे स्टॉक पहुंचा दिया जाए। बात समझ में आई? तो इससे एक तो नुकसान होने से आपका जो अनाज है ये भी बच सकता है, और जहां एक कंडीशन हो सकती थी कि सस्ते दामों पे मिलने वाली चीजें बहुत महंगी हो जाएं, वहां इन चीजों से भी निजात मिल सकता है। ठीक है, तो ये बफर स्टॉक का पूरा कंसेप्ट इतना ही है। अब इसके बाद कल हम पीडीएस को मूल रूप से शुरू